कहीं ना कहीं एक अंदर में भीतर खाने में एक लड़ाई चल रही है अपने आप को और मजबूत करने जी। की। दोनों राज्यसभा जा रहे हैं। जी। अगर ये दोनों जा रहे हैं तो नीतीश का कॉन्सेंट इसमें है। अचानक से रात के अंधेरे में चिराग पासवान दिल्ली से आते हैं, अपने कोर टीम के लोगों को बुला करके एक बैठक करते हैं। कमेंट बाहर नहीं आता है कि आपके यहाँ दाल हुआ, मेरे यहाँ चावल हुआ, तो आपसे आप चावल ले लीजिए, हमको दाल दे दीजिए। विनय प्रणाली चलती थी। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव ही देख रहे हैं आप, और आज हमारे बगल में निशांत जी हैं। इनको आप जानते जरूर होइएगा, पहचानते भी होइएगा, क्योंकि पत्रकारिता और राजनीति दोनों से इनका एक गहरा संबंध रहा है। लंबे अनुभव के बाद इनकी सेवाएं, इनके विचार, इनकी बातें अक्सर भारत लाइव पर आती रही हैं, लेकिन तब पर्दे के पीछे थे, अब पर्दे पर है। और पर्दे पर लाने के लिए हमने मजबूर किया है, क्योंकि बिहार की राजनीति और बिहार जिस दशा और दिशा में है, जिस स्टेज में खड़ा है, वहां से यह जानना बहुत जरूरी है कि जिसके पास जो भी जानकारी हो वो 14 करोड़ लोगों तक पहुंचे जरूर, क्योंकि बिहार को कहा जाता है कि राजनीति की जननी है। यहीं से शुरुआत हुई थी और इसी परिप्रेक्ष्य में बहुत कहने सुनने के बाद, बहुत मनाने के बाद तैयार हुए हैं। आज भी जो चर्चा हम करने के लिए बैठे हैं, उस चर्चा में एक इनसाइड स्टोरी है, जिसमें कई बंचेज हैं, जिसको एक एक करके जब हम खोलना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बिहार की राजनीति वर्तमान स्थिति में कहां खड़ी है। अपने विधान मंडल का जो बजट सत्र चला बिहार का, वो भी देखा, केंद्रीय बजट भी आपने देखी, लेकिन इन सब में अभी भी बिहार और बिहार को लेकर के जो चर्चाएं चल रही हैं कि बिहार कुछ ऐसा कर सकता है जिससे देश की राजनीति में, बिहार में एक उथल पुथल होगा। क्या ये सच है? ये बातें जानने के लिए इंटरनली बहुत सारे सूत्र की जरूरत पड़ती है और बहुत सारी जानकारियों को इकट्ठा करना पड़ता है। सबसे परफेक्ट व्यक्ति निशांत जी है। निशांत जी के सामने हम अब ये पूरा का पूरा जो है एपिसोड हम लेकर के पहुंचते हैं, और यहां से हम शुरू करेंगे वो चर्चा जिसकी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। निशांत जी, स्वागत है आपका। पहला एपिसोड हम लोग एक दूसरे के साथ बैठ करके कर रहे हैं। जो जानकारी आपके पास है, उस जानकारी के हिसाब से मुझे लगता है कि ये परफेक्ट समय है जब आपसे मैं बात करूं। बिहार की वर्तमान राजनीति को आप कैसे देख रहे हैं? यहां से शुरुआत करते हैं, उसके बाद फिर हम आगे। जी, बिहार की वर्तमान राजनीति बाबा, अगर आपके सामने बोला जाए तो ये छोटा मुंह बड़ी बात होगी, लेकिन फिर भी हम लोग जो जिस परिस्थिति में अभी बिहार को देख रहे हैं, उसमें हम एक ऐसे सरकार को बिहार में देख रहे हैं जो कि एक बहुत सशक्त स्थिति में है, और कह लीजिए तो कमोबेश निरंकुश शासन की ओर बिहार बढ़ता जा रहा है, जहां पे कि विपक्ष बिल्कुल ना के बराबर है, और कहीं भी अपना जो उपस्थिति है वो विपक्ष मतलब इस परिस्थिति में भी आके अभी भी विपक्ष में वो चाहत नहीं है कि हम आगे से बढ़ के आके उस चीज को जनता के लिए डिफाइन कर सके। कई मुद्दों पे हम लोग ऑफ द रिकॉर्ड चर्चा कर रहे थे, जिसमें आपने कई सवाल हमसे मुझसे पूछे थे, जिसमें राज्यसभा का चुनाव था, विधान परिषद का चुनाव था, बिहार की वर्तमान स्थिति थी, आंकड़ों का गणित था। उस चर्चा में कहां पर जाकर के आपको लगता है कि ये जो वर्तमान सरकार है, इतना पूर्ण बहुमत की सरकार है, 202 सीटें हैं, उसके बावजूद भी कहां कॉन्फ्लिक्ट है? कहां आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ हो सकता है? नहीं, कहीं ना कहीं आप जो ऑफ द कैमरा हम लोगों ने डिस्कस किया, और जो आपसे निचोड़ आपकी बातों से निकाला या हमने अपनी जो समझ देखी है, उसमें एक कहीं ना कहीं एक अंदर में भीतर खाने में एक लड़ाई चल रही है अपने आप को और मजबूत करने की, और ये एक बहुत बड़ा मतलब परेशानी का सबब है कि 202 रहने के बाद भी संतुष्टि नहीं है, और सत्ता पक्ष में अलग अलग खेमे में जो लोग हैं वो अपने आप को और मजबूत और मजबूत और मजबूत करने की चाहत रखे हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बात है बाबा। लेकिन हम लोग जहां अटके हैं वो आपसे जो जानना चाह रहे थे, या फिर हम लोग अपने दर्शकों को जो ये जानकारी देना चाह रहे थे
कि एक बहुत अजीब सा समय था, विधानसभा सत्र खत्म हो रहा था जी और अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पे पहले आए बिहार, फिर उनका 2 दिवसीय दौरा एक्सटेंड किया गया, 3 दिवसीय कर दिया गया। जी कहने को तो वो आए थे जनता को अपना वादा याद कराने, लेकिन वो क्या करने आए थे ये हम असल में आपके द्वारा जनता जनार्दन को जानकारी देना चाह रहे थे। निशांत जी, बड़ा ही मौजूद सवाल आपने पूछा, इस पर हम लोगों ने कई एपिसोड भी किए हैं। जी जब अमित शाह का दौरा, और वो भी विधानसभा सत्र जैसे समाप्त हो रहा था उसके बाद आना, जी मैंने तब भी कहा था, आपको याद होगा, मैंने कहा था कि यदि वो नीतीश कुमार से मुलाकात करते हैं दैट मीन्स ऑल इज वेल। जी अगर वो मुलाकात नहीं करते हैं तो समथिंग विल हैपन। जी। तो ऐसी स्थिति में मुलाकात हुई बाबा? अब जो स्थिति उत्पन्न हो रही है, उसमें जो परिस्थितियां बनी हैं, उसमें खास करके 2-3 मुद्दों को देखना बहुत जरूरी है। पहला तो ये कि राज्यसभा का चुनाव है जी और राज्यसभा के चुनाव से पहले उस 5वीं सीट को लेकर के अभी भी रस्साकसी मची हुई है। जी एक तरफ आपको ये सुनने को मिला होगा, मैंने एक दिन पहले भी खबर किया था जिसमें मैंने कहा था कि क्या निशांत और तेजस्वी दोनों राज्यसभा जा रहे हैं? जी अगर ये दोनों जा रहे हैं तो नीतीश का कॉन्सेंट इसमें है? क्या नीतीश कुमार इस दिशा में सोचना शुरू कर दिए हैं कि उनके रास्ते का जो पत्थर है वो हट जाए? हालांकि तेजस्वी यादव उस स्थिति में है नहीं कि नीतीश कुमार के रास्ते का पत्थर बने लेकिन जो परिस्थितियां बनी हैं वो राज्यसभा में विधानसभा चुनाव से पहले किसी भी तरह का ऑकरेंस नहीं चाहती थी भारतीय जनता पार्टी। यही कारण है कि समझा बुझा करके, कुछ निगोशिएट करके, स्पेशल आपने देखा होगा चार्टर प्लेन बुला करके उपेंद्र कुशवाहा को समझा बुझा करके कि भाई जो मिला है उस पर टिके रहिए। और आगे की कहानी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन आप साथ में रहिए और जो स्थिति है उसमें चुनाव लड़िए। अब जो वर्तमान स्थिति बनी है वो राज्यसभा पहला हर्डल है जिसको पार करना है एनडीए गठबंधन को। 5 सीट या फिर 4 सीट से संतुष्टि। तो 4 सीट से संतुष्टि का मतलब होता है कि नीतीश कुमार की भूमिका उसमें क्या होगी। अचानक से रात के अंधेरे में चिराग पासवान दिल्ली से आते हैं, अपने कोर टीम के लोगों को बुला करके एक बैठक करते हैं। कमेंट बाहर नहीं आता है, लेकिन निश्चित रूप से राज्यसभा से जुड़ा हुआ है। दूसरी तरफ जीतन राम मांझी दरवाजा खटखटा रहे हैं। भाई हम दरवाजे पर खड़े हैं, आपने हमसे कुछ वादा किया था, अभी तक आपने दिया नहीं, कब दीजिएगा? तो इसको लेकर के भी एक अलग तरह की बात चल रही है। उपेंद्र कुशवाहा, अच्छा, तो अब आपका कहने का मतलब है कि जीतन राम मांझी जी भी लाइन में है? बिल्कुल बिल्कुल। जीतन राम मांझी तो आप जानते हैं कि सबसे बड़ा अगर कोई ग्राहक है जो निगोशिएट करता है, आपने देखा होगा कई तरह के ग्राहक होते हैं। एक है कि ब्लिंकिट पे ऑर्डर किए, जो रेट है लिए, अब काम खत्म हो गया। दूसरे ग्राहक आप देखिएगा कि सब्जी की दुकान पर जाते हैं, मोल जोल करते हैं, बेस्ट भाव जहां मिलेगा, ए तुम सुनो जी उसके यहां से ले देगा, ए तुम उसे, तो वो ज्यादा सस्ता में भी सामान खरीदता है और मजबूर भी करता है दुकानदार को कि आप अपना सामान थोड़ा कम में हमसे बेचिए। बार्गेन पावर ज्यादा। निश्चित रूप से जीतन राम मांझी बार्गेनर हैं, गुड बार्गेनर हैं। आपको 2017 याद होगा, 2017 में जब नीतीश कुमार दूसरे खेमे में गए थे, तब तक उन्होंने तेजस्वी यादव से मिल करके और अपने पुत्र को भेज दिया था। तो ये सब चीजें वो अच्छी तरह से जानते हैं और 6 में से 6 सीट जीत करके आए हैं। अपने भी एक सीट जो उनको दिया गया वो भी जीत करके आए हैं। तो कहीं ना कहीं उनका पॉइंट्स तो निश्चित रूप से उपेंद्र कुशवाहा से ज्यादा बढ़ा हुआ है। उनके वोट भी ट्रांसफर हो रहे हैं, इससे भी आप इनकार नहीं कर सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा का वोट भी ट्रांसफर नहीं हो रहा है, उपेंद्र कुशवाहा खुद हार भी गए। तो ऐसी स्थिति में उपेंद्र कुशवाहा से बेस्ट ऑप्शन जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप को साबित करने में मांझी लगे हुए हैं। दूसरी तरफ चिराग पासवान, जो एक लंबे अंतराल के बाद केंद्र में भी और बिहार में भी दोनों जगह सत्ता में है, दोनों जगह मंत्रिमंडल में है, दोनों जगह उनकी उपस्थिति मजबूत है। एक जगह 5 से मजबूत है, एक जगह 19 से मजबूत है। तो निश्चित रूप से उनके भी बार्गेनिंग पावर मजबूत होंगे। भले ही वो कह रहे हैं कि राज्यसभा हमको नहीं चाहिए, लेकिन बदले में कुछ तो चाहिए। पहले हमारे यहाँ विनिमय प्रणाली हुआ करती थी कि आपके यहाँ दाल हुआ, मेरे यहाँ चावल हुआ, तो आपसे आप चावल ले लीजिए, हमको दाल दे दीजिए। विनिमय प्रणाली चलती थी, तब खरीदने और बेचने वाला नहीं परंपरा थी। अब ये विनिमय प्रणाली में कौन कितना आगे निकलता है, एक तो ये सवाल हो गया।
दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल की एक जगह हर्डल तो है ही राज्यसभा, इसके बाद एक हर्डल आएगा आपको विधान परिषद वाला, लेकिन उससे भी बड़ा हर्डल सामने खड़ा है। भारतीय जनता पार्टी को बाय हुक एंड क्रूक पश्चिम बंगाल पहुंचना है। अच्छा, वहां उसको अपनी सत्ता स्थापित करनी है। हम वादा याद कराने की बात नहीं कर रहे हैं। तो आपका कहना है बाबा कि जैसे हम लोग, आपसे बात हुई थी पहले कि वो बंगाल चुनाव के लिए ही आए थे बिहार? निश्चित रूप से। आप समझिए, सिंपल सी बात है, ये चर्चा पिछले 3 साल से मैं और नमन जी कर रहे हैं। अच्छा, कि एक जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, एक व्हाइट पेपर जो है नरेंद्र मोदी और अमित शाह के जहन में है, उस व्हाइट पेपर में एक एरिया का नक्शा बना हुआ है। वो एरिया ऐसे घूम करके आता है, ऐसे कट जाता है। उस एरिया को हर हाल में इस तरह से डिवाइड करने की योजना है जिससे कि भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ा रहे, और वो है बिहार और बंगाल सहित अगर और किसी राज्य का, झारखंड का भी कुछ हिस्सा अगर आता है तो उसको मिला करके एक अलग राज्य बनाना। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर डैमेज भारतीय जनता पार्टी को कहीं कोई कर रहा है तो पश्चिम बंगाल तो कर ही रहा है, सीमांचल का क्षेत्र कर रहा है, और झारखंड भी कर रहा है, झारखंड भी कर ही रहा है। तो जो बिहार से सटे हुए पूर्वी क्षेत्र के राज्य हैं या फिर पूर्वी क्षेत्र का जो हिस्सा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी अपने आप को कैसे स्थापित करे, उसके 2 ही कारण हो सकते हैं। या तो वहां डिवाइड एंड रूल किया जाए। डिवाइड एंड रूल माने मुस्लिमों को एक जगह रख दिया जाए और हिंदू को हिंदुत्व की तरफ जोड़ा जाए, तो इसका फायदा उठाया जा सकता है। इसको लेकर के कहीं ना कहीं अमित शाह जो आए हुए थे, तो जो जानकारी मिल रही है और जो वहां से सुर उठने लगे हैं कि अमित शाह इसलिए आए थे, कई ऐसे वहां के विधायक हैं जो लगातार इस बात की चर्चा भी करना शुरू कर चुके हैं कि बिहार और बंगाल दोनों से काट करके कुछ राज्यों को, माफ कीजिए, कुछ जिलों को एक राज्य के रूप में परिणत करके, और बंगाल में भले सरकार बनाए चाहे नहीं बनाए, इस राज्य में अपनी सरकार बनाने की पूरी कवायद हो। अच्छा, तो वो जो सीमावर्ती इलाका है उसका वो फिजिकल वेरिफिकेशन बेसिकली कर रहे थे, जो कि उनको कलकत्ता में बैठ के करना संभव नहीं हो पाता। जी। इससे पहले भी आपको याद होगा 2024 के चुनाव से पहले जब अमित शाह आए थे तो ये चर्चा जोरों पर थी कि केंद्र शासित प्रदेश बनाने की कोशिश की जा रही है। और अगर केंद्र शासित प्रदेश बनेगा तो उसमें राजा किसका रहेगा? निश्चित रूप से जो केंद्र में सरकार रहेगी उसका रहेगा। और इससे झारखंड, बिहार और ये बंगाल, तीनों को एक जगह बैठ करके और कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि कंट्रोलिंग पावर तो दिल्ली चला जाएगा। तो इसको लेकर के जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, दार्जिलिंग भी आपको पता ही है कि किस तरह का पब्लिक प्लेस है। अगर ये केंद्र शासित प्रदेश के तहत या एक राज्य के रूप में आ जाता है तो एक तो मॉनेटरी बेनिफिट हो जाएगा, रेवेन्यू वहां से जनरेट होने लगेगा। दूसरा, इन जिलों में मुस्लिमों की आबादी ज्यादा है जी, तो इसको बैलेंस नहीं। यहाँ मैं एक बात जोड़ूं बाबा कि केंद्र सरकार का ये मानना है कि इन सीमावर्ती इलाकों में घुसपैठ सबसे ज्यादा है। बिल्कुल, ये इस कारण से भी वो चाह रहे हैं कि ये केंद्र शासित। मैंने 2 दिन पहले भी कहा था, यदि घुसपैठ हो रहा है तो आपका सिक्योरिटी लैप्स है। ऑब्वियसली सिक्योरिटी, अगर सिक्योरिटी लैप्स है तो फिर इतना ज्यादा फोर्स पर, पुलिस पर आप खर्च क्यों कर? अभी आप अखबार में देखा 2 दिन पहले वो बीएसएफ के एक सीनियर अधिकारी के घर से 56 करोड़। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें या तो आप कहीं ना कहीं छूट दे रखे हैं या आपकी पुलिस सक्षम नहीं है। तो पहले तो मॉनिटर आपको उसको करना पड़ेगा, आप राज्य बना करके मॉनिटर नहीं कर सकते। जैसे सीमा पे भी भ्रष्टाचार व्याप्त है। बिल्कुल। तो ये स्थिति जो है, इस स्थिति से आपको निपटना पड़ेगा और वहां मोटिवेट करना पड़ेगा कि सीमा का मतलब कुछ होता है। तो पहली बात तो यहां ये हो गई। दूसरी, ये जो पश्चिम बंगाल के राज्य हैं, जिले हैं, उनको तो आप जोड़ ही रहे हैं, लेकिन बिहार का किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, ये 3 ऐसा जिला है जो मुस्लिम आबादी, और यहां से आप देखते भी होंगे कि जीत करके अधिकांश मुस्लिम ही आते हैं। इसको लेकर के भी इन 6-7 जिलों को जोड़ करके एक केंद्र शासित प्रदेश या राज्य बनाने की कोशिश चल रही है, जो 4 साल पहले भी हम लोग इस बात को कर रहे थे और एक बार फिर से इस पर चर्चा होने लगी है। लेकिन अब इसमें सबसे बड़ा जो ट्विस्ट है वो ये है कि क्या नीतीश कुमार इस बात को मानेंगे? AIMIM नीतीश कुमार के सामने पिछले 21 वर्षों से लगातार लालू प्रसाद MOI समीकरण पर खड़े हैं। उसके बावजूद MOI को अपना कहने वाला, ओवैसी को अपना मुस्लिम समाज कहने वाला,
उसके बावजूद नीतीश कुमार को इस मुस्लिम वर्ग का एक बड़ा हिस्सा वोट देता है। तो क्या नीतीश कुमार इस वोट बैंक को छोड़ देना चाहेंगे? ये संभव नहीं लगता है। तो संभव नहीं लगता है बाबा, तो फिर नीतीश की चुप्पी का राज क्या है? बिल्कुल वही आखिर राज, नीतीश चुप है। बिल्कुल उसी दिशा में वो सोच भी रहे हैं। और सबसे बड़ा जो नीतीश के मन में चल रहा है कि उनका जो समीकरण है, लौकुश समीकरण, जी, वो समीकरण दिखाने के लिए, जो हाथी के दांत दिखाने और खाने वाले जो अलग अलग होते हैं, जी, तो नीतीश कुमार लौकुश समीकरण का जो 12-13% वोट है वो तो उनका है ही। लेकिन जब नीतीश कुमार 15 से 16% वोट कॉन्स्टेंटली लेकर के आते हैं, हर चुनाव में लेकर के आते हैं, तो बाकी के 4% 5% वोट कहां से आता है? निश्चित रूप से अन्य समाज से आता होगा, अन्य लोगों की तरफ से आता होगा जो नीतीश को पसंद करते हैं। जी। इसमें निशांत को भी लाने की जरूरत है। अब निशांत को जब लेके आना है तो ये सारे वोट बैंक को एक जगह रखना पड़ेगा, तो बाबा सिक्योर करके। यहाँ आपको रोकता हूं मैं, बस आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आपने निशांत जी का जिक्र जी। किया। अभी 2 दिन पहले निशांत जी का एक सॉरी कल का ही हाँ, एक भावनात्मक पोस्ट हम लोगों ने उनके देखा जन्मदिन पर। उनके जन्मदिन पे। जी, और पहली बार एक पारिवारिक केक कटने की व्यवस्था या इस तरह का कुछ उनका एक फोटो भी वायरल हुआ। तो निशांत जी का ये जो भावनात्मक पोस्ट है या जो भी अभी आप राजनीतिक गतिविधियों में उनका Involvement उनकी जो है। उपस्थिति देख रहे हैं हम लोग, क्योंकि ये तो हम लोग जानते हैं कि वो बिहाइंड द कैमरा काफी दिनों से सशक्त है और काम कर रहे हैं, लेकिन ऑन रोल सामने आके जिस तरह से फेसबुक पे या सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे वो लिख रहे हैं आप खुले तौर पे, तो कहीं ना कहीं ये कुछ बता रहा है बाबा। निश्चित रूप से इसको आप दो परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं। ये एक, या तो एक पिता के प्रति एक पुत्र का जो भाव है वो जी। प्रकटीकरण, जिसका कोई पॉलिटिकल मायने नहीं हो सकता है, बिल्कुल वो व्यक्तिगत मान लेके चलिए। नहीं तो इसमें तो ये तो लेकिन- अगर होता तो पहले से आ रहा होता है। लेकिन उसी लेकिन की मैं चर्चा कर रहा हूं। दूसरी दो बातें और सामने आती हैं। पहला ये कि निशांत पूरी तरह से अब रेडी हैं। जी, उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि उनके पिता न्यायप्रिय रहे हैं, जी, उनकी सादगी लोगों को पसंद आती है। जी, उन्होंने जिस तरह से परिश्रम किया है बिहार को बनाने के लिए, मैं 3 दिन 4 दिन पहले, अपने जन्मदिन से 2 दिन पहले, नीतीश कुमार हमारे ऑफिस के बाहर थोड़ा ही आगे, जी, 400 मीटर आगे, काली मंदिर से दूसरी काली मंदिर, वहां एक बगल से रोड निकल रहा है। उस रोड को लेकर के वो सर्वेक्षण और निरीक्षण करने आए थे। अच्छा, वो मंदिरी नाले को जो मंदिरी काटा नाले को गया काटा है जा और रहा वो है। जो तो आप मिलाया समझ गया है। सकते हैं कि नीतीश कुमार जब ग्राउंड लेवल पर, ग्राउंड जीरो पे जाकर के चीजों को देख सकते हैं, तो निश्चित रूप से उनमें बहुत सारी चीजें भी बची हुई है। जी, इस बात को लेकर के जो उनके विकास, उनके न्याय प्रियता को, उनके विकास पुरुष की छवि को बिहार के शिल्पकार के रूप में अगर एक बेटा देखता है तो दो बात होती है, या तो पिता के पद चिन्हों पे चलूंगा। आपने देखा होगा राजनीतिज्ञ के, जब भी किसी राजनीतिज्ञ का पुत्र आता है तो कहता है मैं अपने पिता के सपनों को पूरा करने के लिए आया हूं। जी, चाहे वो लालू प्रसाद के पुत्र की बात कर लीजिए, या फिर रामविलास पासवान के पुत्र की बात कर लीजिए, या जीतन राम मांझी के पुत्र की बात कर लीजिए कि उनके लेगेसी को आगे बढ़ाएंगे, हम बेहतर करेंगे। यहां से हर बिहारी को फक्र महसूस होता है। ये कह करके उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि आई एम रेडी, ओके, लेट्स प्रोसीड। ओके, एक ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि निशांत ने ये कह दिया कि उनके जैसी सादगी हम में नहीं है, इसलिए हम जिस रूप में हैं उस रूप में एक्सेप्टेबल है, तो फिर आप बताइए। अच्छा, दूसरी ये बात हो सकती है। और सबसे बड़ी बात कि ये सादगी और जितनी भी न्यायप्रियता की बात किया उन्होंने, इसमें उन्होंने परिवारवाद और जाति पाति को बिल्कुल अलग कर दिया। मीन्स उन्होंने अपने आप को जनता के बीच परोस दिया। बिल्कुल एक अलग तरह की, उस एक अलग पंक्ति में वो अपने आप को खुद को खड़ा रखते हैं। और उनकी जो आपने देखा होगा कि अपीयरेंस जो उनका रहा है, उस अपीयरेंस को देख करके भी आप अप्रिशिएट करते होंगे। एक सहज व्यक्ति, एक युवा जो बिल्कुल ही सहज है, एक तरह का कपड़ा पहनता है, कुर्ता पैजामा, ऊपर से गोल गले वाला स्वेटर पहन करके वो घूमते रहते हैं। कहीं भी एक मुख्यमंत्री के बेटे होने का फुट उनमें कभी नहीं नजर नहीं आता। तो ऐसी स्थिति में एक तो ये बातें सामने आ रही हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि कई इंटरव्यूज इधर देखा हमने, हमारे चैनल के रिपोर्टर्स जो हैं वो घूम घूम करके जो लोगों से बात कर रहे हैं, और जो हम लोग जानना चाह रहे थे, जिस एजेंडे को लेकर के हम चले थे कि हम जो कॉन्सेप्ट लेकर के सामने आ रहे हैं, पब्लिक एक्सेप्टेंस, हाँ, तो उसमें भीतर में क्या चल रहा है, पॉलिटिशियंस क्या सोचते हैं,
जो नीतीश के साथ हैं वो क्या सोचते हैं, अच्छा, नीतीश के अलग वर्कर क्या है, एक्सेप्टेंस की बात हाँ, कर रहे हैं। वो क्या सोचते हैं। जी सर, जी इन सभी चीजों को घुमा फिरा करके अगर हम देखें सर। तो एक बात तो निश्चित रूप से सामने नजर आ रही है कि नीतीश कुमार अपनी जो लेगेसी है जी। वो किसी और को देने की बजाय निशांत को दें, तभी जदयू जीवित रह सकती है। क्योंकि ये बात हम लोगों ने आज से 4 साल पहले स्थापित कर दिया था। आज जदयू का हर वो नेता ये बात कहता है कि कहीं ना कहीं ये पूरी कहानी जो है वो लिखी जाएगी, तो उस कहानी को लिखने के पीछे ये जो सामने का स्ट्रक्चर है जी। इसको रखा जाएगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जदयू को बचाने के लिए निशांत का आना जरूरी है। तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार का एक टाइट जो उनका रवैया रहा है अपनी शर्तों का राजनीति करने का, वो जरूरी है। आपने कभी भी ये बात सुना क्या कि इन सब बातों में नीतीश कुमार ने कहीं कोई दखल अंदाजी की हो? नीतीश की चुप्पी का मतलब होता है कि नीतीश कुमार जो अलग सोच रहे हैं उसका कब विस्फोट हो जाएगा, कब वो आ जाएगा सामने, कहना मुश्किल है। अब रही सवाल कि इन सभी परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी अपने आप को कहां पाती है, तो भारतीय जनता पार्टी को बिहार और बंगाल चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी कोई भी हथकंडा अपना सकती है। कहा जाता है कि युद्ध की रणनीति में साम दाम दंड भेद और मैत्री सबसे बढ़िया जो है वो अवयव है। इसको लेकर के लोग युद्ध में उतरते हैं जी। निश्चित रूप से चुनाव भी एक बड़ा युद्ध है जी। इस युद्ध में नीतीश कुमार की भूमिका क्या होगी? क्या नीतीश कुमार को अपने साथ रख करके भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश जीतना चाहती है, या नीतीश कुमार को भ्रम में रख करके ये काम करना चाहती है? इस भ्रम से निकलने का एक ही रास्ता है कि भारतीय जनता पार्टी जो 5वीं सीट है उसका फैसला नीतीश कुमार पर छोड़ दे। अच्छा। जबकि भीतर खाने से जो बातें सामने आ रही हैं, कई चर्चाएं आपने सुनी होगी, आपने भी चूंकि आप ज्यादा मीडिया से इन्वॉल्व हो गए हैं और चीजों को तथ्यों को जुटाने लगे हैं, ऐसी स्थिति में आपके कान तक ये बात भी गई होगी कि आरएलएम का विलय हो सकता है। एक बार पहले हो चुका है सर जदयू में। एक विलय की आपने भी कहानी सुनी होगी कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि उपेंद्र कुशवाहा उधर चले जाएं तो उनको राज्यसभा भेज दिया जाए, बेटा को भी सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा यदि विलय कर देते हैं तो फिर उपेंद्र कुशवाहा यहीं से समाप्त हो जाएंगे। समाप्त तो ऐसे भी हैं, इस बार चुनाव में वो 5 सीट जीत करके आ गए, लेकिन उनके विधायकों के साथ क्या उनकी ट्यूनिंग रही ये जग जाहिर है। इन सभी परिस्थितियों को लेकर के निश्चित रूप से उनके मुंह में भी सांप छुछुंदर वाली स्थिति हो गई है। बेटा को मंत्री बना करके अब बेटा को जीवित रखें या खुद जीवित रहें, ये स्थिति उत्पन्न हो गई है। नीतीश कुमार को यह फैसला करना है और नीतीश कुमार की चुप्पी और निशांत का चुप्पी तोड़ना कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि बिहार में एक अलग तरह की राजनीति ने जन्म ले लिया है। इसका प्रकटीकरण आपको 16 तारीख तक देखने को मिल सकता है, जब राज्यसभा का वोटिंग होगा। उस वोटिंग में कौन 5वीं सीट पर जाता है ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होगा और यहीं से एनडीए गठबंधन का स्वरूप तय होगा। चलिए, तो 16 मार्च का डेडलाइन दिया है बाबा ने। अभी जो भीतर खाने में पक रहा है वो परोसा जाएगा जनता के सामने 16 तारीख के बाद। इंतजार करते हैं हम लोग 16 तारीख का। बने रहिए भारत लाइव के साथ। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।
अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।